हेलो बच्चों, आज अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर थर्ड क्लास स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें अपने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। बेसिकली न्यूटन के लॉज के ऊपर जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको पिछली 2 क्लासेज के अंदर इम्पल्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के ऊपर बताया था। उसको आप रिवाइज कर लें अच्छे से, और फिर आज की जो क्लास है अपनी वो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपकी क्लास रहेगी, जिसके ऊपर अपने नीट के सभी PYQ स्टडी करेंगे। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1। ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपको इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाता हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले जो अपने थ्योरी का जो पार्ट है इसमें जो सीखना है वो ये है कि देखो, आप इसमें जैसे बॉल आती है अपने पास, जैसे ये देखिए, ये की वॉल है, ठीक है, ये है एक वॉल, और इसके ऊपर क्या होता है, एक बॉल आती है यहां से, ठीक है। बॉल का मास कितना है, m है, और बॉल की वेलोसिटी कितनी है, v है, और इसका जो दीवार पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल क्या है, थीटा है। यहां आप ध्यान दें कि थीटा किसके साथ एंगल है, वॉल के साथ नहीं है। वॉल के ऊपर हमने नॉर्मल लिया हुआ है, ये नॉर्मल है n फॉर नॉर्मल, यानी बॉल के, यानी कि जो दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर जो हमने नॉर्मल लिया हुआ है उसका और बॉल के वेलोसिटी के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा है। अब आप ये देखिए यहां पर कि जैसे ये बॉल आती है, इसको जरा आगे फॉरवर्ड कर कीजिए तो ये इसका मोमेंटम हो जाएगा mv। तो ये थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको मोमेंटम पता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, जो आपको पिछली क्लास में मैंने थ्योरी भी सिखाई थी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के ऊपर। अब क्या होगा, इसको यदि हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो यहां पर क्या होगा, इसका ये थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट हो जाएगा mv cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसका कौन सा हो जाएगा बताइए, mv sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनिशियल पोजीशन इसकी देखिए, आपने देखा कि बॉल आई, m मास की बॉल v वेलोसिटी से आई, ठीक है। तो इस बॉल के जो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं, इनिशियल कंपोनेंट्स कौन से हो गए, देखो आप, इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल कंपोनेंट देखिए, पी एक्स, पहले एक्स डायरेक्शन में देखिए, एक्स डायरेक्शन ये होगी बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है बताओ, इसका mv cos थीटा, ठीक है बेटा। ये एक्स डायरेक्शन होती है, ये वाई डायरेक्शन होती है, ठीक है, क्लियर। और नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस वाई डायरेक्शन होगी। तो एक्स डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट है बताओ, mv cos थीटा है, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जो है ये नीचे की ओर है, ठीक है, mv sin थीटा। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस वाई में है। कौन सी डायरेक्शन में है, ये माइनस वाई के अंदर है, तो हम इसको कह सकते हैं माइनस mv sin थीटा, ठीक है। जो इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर है mv sin थीटा, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस वाई में है, तो नेगेटिव साइन यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से लिया गया। आप तो ये मानो कि वाई डायरेक्शन में mv sin थीटा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये बॉल जो है ये इधर आती है, देखो ये बॉल दीवार से स्ट्राइक होती है इसकी, और ये टकरा के ऐसे आ जाती है वापिस, ये बॉल m मास की बॉल है, v वेलोसिटी से आ जाती है। समझ लीजिए कि इसकी जो कोलिजन के ड्यूरिंग वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पर अब जो इसके कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ, mv cos थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, माइनस mv cos थीटा। और लेकिन अभी देखो ये बॉल ऐसे है, तो ये इसका x कंपोनेंट हो गया और ये इसका y कंपोनेंट हो गया। थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट हमेशा x होता है, आपको बहुत बार ये मैंने बताया हुआ है कि थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट x होता है और उसे cos थीटा कंपोनेंट होता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, mv sin थीटा हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या हो गया, थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट क्या हो गया, cos थीटा, माइनस mv cos थीटा। तो इसके फाइनल कंपोनेंट यहां पे हम लिखते हैं फाइनल कंपोनेंट। फाइनल मीन आफ्टर स्ट्राइकिंग, टक्कर के बाद, दीवार से टकराने के बाद उसके कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कौन सा हो गया बताओ, माइनस mv cos थीटा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट हो गया माइनस mv cos थीटा, और वाई कंपोनेंट कौन सा हो गया, माइनस mv sin थीटा। अब वाई कंपोनेंट देखो बेटा, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट है mv cos थीटा माइनस वाला, और वाई कंपोनेंट है माइनस mv sin थीटा, ये है ना। तो आप देखिए वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये पहले भी माइनस था अब भी माइनस में है, यानी कि ये देखिए कि जो वाई कंपोनेंट था बेटा इसका, ये पहले जो इसका एक्स कंपोनेंट तो था इसका प्लस एक्स में, जो बाद में कहाँ हो गया, माइनस एक्स में। वाई कंपोनेंट पहले भी माइनस वाई में था और बाद में भी क्या है, माइनस वाई में। इसका मतलब वाई कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा पी वाई कितना हो गया, जीरो, यानी कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज नहीं होता है। तो मोमेंटम में चेंज कौन सी डायरेक्शन में हुआ, एक्स डायरेक्शन में, जो कि पहले mv cos थीटा था, बाद में क्या हो गया, माइनस mv cos थीटा हो गया, मतलब रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी
इनिशियल। ठीक है, मोमेंटम में चेंज कैसे फाइंड करेंगे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, अब बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल करो इसको, तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एम वी कोस थीटा माइनस इनिशियल कितना था, एम वी कोस थीटा, तो डेल्टा पी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस 2 mv कोस थीटा। लेकिन यहाँ एक चीज देखो, थीटा किसके साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ। ठीक है, थीटा किसके साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ। अगर बेटा आपको दीवार के साथ एंगल दिया हो, मान लो थीटा डैश दिया हो, तो ये एंगल फिर आपको 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है, 90 होता है। ये चलो अपने नेक्स्ट पेज पे अपने इस बात को करेंगे कि दीवार के साथ एंगल दिया हो तब हमें क्या करना है, ये बात हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। अभी आप याद रखें कि थीटा किसके साथ एंगल होता है, हमेशा नॉर्मल के साथ होता है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है किसी भी बच्चे को। अब बेटा ये माइनस का साइन तो डायरेक्शन को बताता है, और एक्स डायरेक्शन में हुआ तो यही मोमेंटम का नेट चेंज हो गया, क्योंकि नेट चेंज एक्स में ही होगा, वाई में तो नहीं होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 2 mv कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो ये बताता है ना कि डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। ओके, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, 2 mv कोस थीटा। अब बेटा फोर्स क्या होता है, न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या था बताओ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो 2 mv कोस थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ये तो आ जाएगा अपना फोर्स का फॉर्मूला। ये इसको इंपॉर्टेंट बना के इसको हाईलाइट कर दीजिए। और इम्पल्स पिछली क्लास में आपको सिखाया था, इम्पल्स तो होता ही बेटा चेंज इन मोमेंटम है, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, 2 mv कोस थीटा ही हो जाएगा। और फोर्स क्या हो जाएगा, 2 mv कोस थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इंटरेक्शन टाइम होगा, इसका टाइम कितने टाइम के लिए ये टक्कर होती है, टक्कर का टाइम होगा जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। तो आपने बेटा यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखा कि बॉल की जो स्ट्राइक होती है वॉल के साथ उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था थ्योरी का, तो इसके आप नोट्स बना लीजिए। फिर अपने आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर। इसके बाद अपने अभी आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 में। देखो, अब देखो बेटा, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम दिया हुआ है, स्ट्राइक करता है दीवार के साथ, वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मास कितना आपको दिया है बताओ, 1 kg। वेलोसिटी कितनी दी है आपको बताओ, 1 मीटर पर सेकंड। एंगल 60 डिग्री विद वॉल, तो यहाँ पर बेटा क्या है उसका, दीवार के साथ एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ऐसे होगा, देखो इसका डायग्राम, ये दीवार के साथ एंगल 60 है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थीटा कितना लेना है, 30 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल के साथ लेना है, विद नॉर्मल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं करना जल्दी से थीटा देखा और लगा दिया, फिर बेटा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, ऐसे करेंगे तो फिर रोना पड़ सकता है। एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल। ठीक है, इफ द रिफ्लेक्ट होती है सेम एंगल के ऊपर। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 30 डिग्री पर ही v वेलोसिटी से आती है, v वेलोसिटी से चली जाती है बॉल या कोई ऑब्जेक्ट। इफ इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद वॉल फॉर 0.1 सेकंड, तो टाइमिंग आपको कितना दिया है, डेल्टा टी जो दिया है, स्ट्राइक टाइम 0.1 सेकंड का दिया है। देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, तो फोर्स के बारे में बेटा मैंने आपको भी क्या बताया था, फोर्स के बारे में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, 2 mv कोस थीटा बाई डेल्टा टी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, हम ये जानते हैं कि फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। और जो अभी आपको जो मैंने नोट्स में सिखाया अभी आज, 2 mv कोस थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा आपको कितना लेना है, कोस 30 डिग्री लेना है, तो वैल्यू आप लगाइए इसकी। 2 इंटू में मास कितना है, 1 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 1, कोस 30 कितना होता है बताओ, √3/2, और डेल्टा टी कितना है बताओ, 0.1 है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर 10 बन जाएगा ना, तो 10√3 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 10√3 न्यूटन आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि अगर आपका वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इसको बहुत 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें ध्यान क्या रखना था, देखो बताओ कि एंगल दीवार के साथ नहीं लेना है, किसके साथ लेना है बच्चों बताओ, नॉर्मल के साथ एंगल आपको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास कि ये बॉल आ रही है, कोई मास आ रहा है m, स्ट्राइक करता है बॉल के साथ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल देखो इसमें आपको गिवन है, किसके साथ गिवन है, नॉर्मल के साथ, तो थीटा आपको 60 डिग्री ही यहाँ पर लेना है। ठीक है, गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, स्पीड वही रहती है सेम। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। ठीक है, इम्पल्स बताना है। तो बच्चों आपको भी मैंने थ्योरी में सिखाया था कि आपसे इम्पल्स पूछेगा डेल्टा पी, तो क्या हो जाएगा 2 mv कोस थीटा। तो इम्पल्स की
वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, इम्पल्स होता है डेल्टा पी 2mv cos थीटा। इम्पल्स क्यों होता है डेल्टा पी, ये आपको बच्चों मैंने लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है, ठीक है। आप इसके ऊपर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास स्टडी करेंगे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, उसकी मैंने आपको थ्योरी भी सिखाई हुई है, ठीक है। तो सभी बच्चे उसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं और आज इनमें भी बन रहे हैं। देखो तो देखो बहुत मजेदार ये बातें हैं बेटा कि वैल्यू ऑफ इम्पल्स आपको बतानी है 2mv cos थीटा। तो थीटा आप कितना लगाएंगे, आपके यहाँ 60 डिग्री ही लगाएंगे। तो इम्पल्स हो जाएगा 2 इंटू में मास कितना है, देखो यहाँ पे मास को m ही रखना है, ठीक है। वैल्यू नहीं लगानी है, वेलोसिटी को v ही रखना है। और cos 60 होता है बेटा हाफ होता है, तो इम्पल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी mv, यानी कि आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको इम्पल्स पूछा गया था, ठीक है। कितना ईजी काम है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, कंसेप्ट सीखने के बाद फिजिक्स बहुत ईजी लगती है ऐसे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, नीट के सभी PYQ हैं ये बेटा, नीट के पिछले 25 सालों में 25 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है जो अपने करने जा रहे हैं। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 में चलेंगे अभी, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें क्या है कि बॉडी है, मास कैपिटल M है, हिट्स नॉर्मली टू ए रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, द इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। फिर आपको इंपल्स बताना है, लेकिन इसमें नॉर्मली आती है बेटा बॉल। अब आप एक चीज बताओ, अगर कोई बॉल नॉर्मली आ रही है, ठीक है, आप एक बार इस बात को देखो क्या कि बॉल का एंगल हम नॉर्मल के साथ ले रही थी, है ना। बॉल का जो एंगल है, हम जो थीटा है हम किसके साथ लेते हैं, नॉर्मल के साथ लेते हैं, है ना। और अगर बॉल आए ही इधर से, देखो कोई मैं और बॉल अलग कलर में लेता हूँ, वो इधर से ही आए, तो इसका थीटा बेटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। डायरेक्ट बात बताऊं, ठीक है। एंगल नॉर्मल के साथ लेते हैं और कोई आ ही नॉर्मली रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है, अलोंग द नॉर्मल आ रही है। तो अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो उसका एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा थीटा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इस बॉल को थोड़ा नीचे करो, तो इस बॉल 1 बॉल को यहाँ 2 पोजीशन पे लाओ, तो थीटा घटते घटते, थीटा कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। समझ गए ना बेटा बात। तो थीटा नॉर्मल के साथ एंगल लेना है और बॉल नॉर्मली आ रही है, तो नॉर्मल का नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री बनेगा ना, ठीक है। और इंपल्स आपको बताना है, तो इंपल्स बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास, 2mv cos थीटा होता है, तो यहाँ आप थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। cos 0 डिग्री 1 होता है। और मास आपको m की फॉर्म में ही रखना है, कैपिटल M दिया है तो कैपिटल M रख दो, वेलोसिटी को v, तो इंपल्स कितना हो जाएगा 2mv, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने किस तरह से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बिल्कुल सिंपल बन जाता है। चलिए बच्चों नोट कर लो न्यूमेरिकल नंबर 3 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें क्या है, 0.5 किलोग्राम की बॉल है। देखो m कितना है, 0.5 किलोग्राम है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है, देखो बच्चों 12 मीटर पर सेकंड है। वो एक वॉल के साथ 30 डिग्री के एंगल के ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक है। स्ट्राइक ए हार्ड वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, तो दीवार के साथ एंगल बेटा 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल के साथ 90 - 30, मतलब थीटा आपको कितना लेना होगा यहाँ, 60 डिग्री, क्योंकि आपको वॉल के साथ नहीं लेना, विद नॉर्मल लेना है, क्योंकि 30 डिग्री है वो विद वॉल है, ठीक है। तो आपको तो नॉर्मल के साथ लेना है जो कि 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल इफ द बॉल इज कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर टाइमिंग, कितने टाइमिंग के लिए, 0.25 सेकंड के लिए रहती है, ठीक है। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, तो आपको बच्चों जैसे मैंने बताया था, अब तो बच्चे खुद ही बता सकते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट हो गए हैं सभी बच्चे। तो बताइए फोर्स बेटा क्या होगा, बताओ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2mv cos थीटा बाई डेल्टा टी, जहाँ पे थीटा अब आप कितना लोगे यहाँ पे बताओ, 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो आप खुद भी अब इसको कर सकते हो, कैलकुलेशन इसकी आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू में मास कितना है बताओ, 0.5 kg है, वेलोसिटी कितनी है बताओ, 12 मीटर पर सेकंड है, cos 60 कितना होगा, हाफ होगा, और टाइमिंग कितनी दी हुई है इसमें, 0.25 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 से 2 तो कट जाएगा, 0.25 से 2 आ जाएगा, तो F कितना आ जाएगा, 24 न्यूटन आ जाएगा, 24 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन भी देखा कितना सिंपल और इजी आपके पास ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 में अभी, ठीक है। 4 नंबर को नोट कर लो, फिर अपने अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। अभी चलिए न्यूमेरिकल नंबर 5, देखो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। इसमें आपको देखो ये बॉल इधर से आती है नीचे से और ये ऊपर जाती है ऐसी, ठीक है। उससे कोई मीनिंग नहीं है नीचे से आई ऊपर से गई। आप तो ये देखो 60 डिग्री एंगल बच्चों को किसके साथ दिया हुआ है,
नॉर्मल के साथ दिया है या वॉल के साथ दिया है? वॉल के साथ। तो आपको नॉर्मल के साथ एंगल देखना है जो कि कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो थीटा आपको क्या लेना है यहाँ पे 30 डिग्री। स्पीड कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मास कितना है 3 किलोग्राम। फाइंड क्या करना है, इम्पैक्ट टाइम भी दिया है, फाइंड क्या करना है, फोर्स करना है दीवार पर। तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जो कि हो जाएगा 2mv कोस थीटा अपॉन में डेल्टा टी, जिसमें आप थीटा की वैल्यू क्या लगाओगे आप यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में मास कितना है बॉल का देखो 3 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है बताओ 10 मीटर पर सेकंड, कोस 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है बताओ √3/2, टाइमिंग आपको कितना दिया हुआ है बताओ 0.2 सेकंड, ठीक है। तो फोर्स कट के कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा ये, और ये 0.2 से कट के 150, तो आ जाएगा 150√3 न्यूटन, ठीक है। 150√3 न्यूटन आ जाएगा, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 150√3 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो इजी क्वेश्चन था। तो आपने अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपने सारे सीख लिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद आपने नीट के, क्योंकि इसका मतलब नीट में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी तो इम्पल्स पूछ लेता है, कभी फोर्स पूछ लेता है, कभी फोर्स देके टाइमिंग पूछ सकता है, ठीक है। फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो आपको ये बातें इसमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब अपने चलते हैं थोड़ा इसमें डिफरेंट जो होगा न्यूमेरिकल, नोट कर लो पहले न्यूमेरिकल नंबर 5 को, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, उसको नोट्स बनाओ, ठीक है, और आप बस एक्सपर्ट बनो, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये बाकी नीट वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके सामने कुछ नहीं अटक सकता। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए एक फुटबॉल प्लेयर है, इसमें आपको बेटा हम सिखाएंगे कि वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। वैसे आपको मैंने ये पहले ऐसी बातें 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर भी सिखाई हुई हैं, ठीक है। आप उन क्लासेज को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बातें रिवाइज हो रही हैं सभी बातें, ठीक है। देखो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो साउथवर्ड, तो पहले आप क्या करेंगे इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को ड्रॉ कर लेंगे पेपर के ऊपर, ओके। नॉर्थ ऊपर की साइड होता है और ईस्ट क्या होता है राइट हैंड साइड में, ये पेपर पर ड्राइंग की टेक्निक होती है। अब फुटबॉल प्लेयर पहले किधर जा रहा था साउथ में, ठीक है, और फिर ये टर्न किधर लेता है ईस्ट में। तो पहले ये v1 वेलोसिटी, इसकी v1 वेलोसिटी जो थी v1 वेक्टर, ये किधर था बेटा बताओ साउथ में, तो साउथ किधर हो गया नीचे की ओर हो गया, ठीक है। फिर ये किधर चला जाता है ईस्ट में, फिर ये किधर चला जाता है बताओ ईस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ईस्ट बच्चों किधर होगा बताओ राइट साइड में, तो ये हो गया आपके पास v2 वेक्टर। आप एक काम करो, जब भी आपको इसमें v1 पता हो ना, तो आप एक बार क्या करो v1 को उल्टा कर लो, v1 नीचे है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा -v1 वेक्टर। ये उल्टा करके मैंने क्यों बनाया है आपको पता है, इसका यूज इसका आता है, बताता हूँ किस काम में ये आता है यूज। पहले हम क्या करते हैं चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं इसमें, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, ठीक है, क्योंकि हमें बेटा इसकी डायरेक्शन पूछी गई है, ओके। तो अब बात ये उठती है कि स्पीड में तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज हो गया ना बेटा। तो आपको पता लगा कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बताओ, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, है ना। तो इसमें स्पीड तो कांस्टेंट रही है, लेकिन वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं। वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर होता है, वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो इसका कांस्टेंट रहा, ठीक है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गई है ना। तो डायरेक्शन में चेंज के कारण वेलोसिटी चेंज हो गई है, जो हमने वेक्टर में पढ़ा था। तो हम इसको चेंज को कैसे निकालेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, जैसा कि हम आज देख रहे हैं v2 माइनस v1। तो आपको इसमें क्या करना होता है, v2 को तो एज इट इज उठा लो, ये रहा v2, ये आपने उठाया v2 वेक्टर, ठीक है। अब v2 वेक्टर जहां पे खत्म होता है, v2 वेक्टर का जहां पे एंड होता है, यहां पर आप माइनस v1 को लाओ, ये v1 को उठा के लाओ, ठीक है, v1 को उठा के लाओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो लाइन की लेंथ इसके सेम रखनी है। तो ये हम उठा के लाए इसको माइनस v1 वेक्टर को, और इनका एडिशन, क्योंकि v2 फिर माइनस v1, ये क्या मेथड होता है सब्ट्रैक्शन मेथड, कि पहले a वेक्टर को लाओ फिर माइनस b वेक्टर उसके ऊपर रख दो। मतलब v2 माइनस v1 करना है तो पहले v2 को लाओ फिर माइनस v1 को लाओ, ठीक है, माइनस v1 को इसके ऊपर रख दो। अब इसका जो एडिशन होगा, मतलब इनिशियल को फाइनल से मिलाने वाला, ये डेल्टा v वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये डायरेक्शन, ये देखो इसके पैरेलल, ये बीच में ये वाली, ये डायरेक्शन डेल्टा v की हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये क्या होगा ईस्ट होगा, ये क्या होगा वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, या ऐसे कीजिए इसको उठा के यहाँ पे रखिए, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ है, ये ईस्ट है, तो इसको उठा के यहाँ पे रखिए, ये मेथड ज़्यादा अच्छा बच्चों को समझ आ जाता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये किसकी डायरेक्शन है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब एक्सीलरेशन की भी कह सकते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जो वेलोसिटी में डेल्टा वी की डायरेक्शन होती है वही एक्सीलरेशन की होती है, और चेंज इन मोमेंटम वो भी यही होगा बेटा, m इंटू डेल्टा वी वेक्टर। तो जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है वही डेल्टा पी की भी डायरेक्शन है, क्योंकि मोमेंटम के अंदर मास और वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम के अंदर मास में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वही मोमेंटम में चेंज हुआ, ठीक है। और फोर्स भी वही होता है, तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी। तो जो पी वेक्टर डेल्टा पी वेक्टर की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसने पूछा तो क्या था, फोर्स की डायरेक्शन पूछी थी। तो फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। टाइम में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है बच्चों, तो डायरेक्शन किस में होती है बताओ। यहाँ समझो बात को बेटा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझो, आपकी जो नींव है ना, जो फाउंडेशन है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो फोर्स की डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन किससे होगा बताओ, डेल्टा पी वेक्टर से, ठीक है। और डेल्टा पी वेक्टर क्या होता है, m इंटू में डेल्टा वी वेक्टर। तो डेल्टा वी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन, मोमेंटम में चेंज का डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन चेंज इन वेलोसिटी से किया जाएगा, डेल्टा वी से। मतलब जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है वही इन सब की डायरेक्शन भी है। डेल्टा वी की डायरेक्शन ही एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, चेंज इन मोमेंटम की भी होगी, और फोर्स की भी होगी। वहां जहां पर हमने आपको मैं बता रहा था ना पहले, ये न्यूमेरिकल आपको मैंने कराया हुआ है वन डायमेंशनल मोशन के अंदर, वन डी मोशन वाले, काइनेमेटिक्स में वन डी मोशन है ना, उसके अंदर बेटा मैंने आपको इसको v और a के ऊपर बताया था। आज बस आपने फॉरवर्ड करके, क्योंकि अब आप बच्चे मोमेंटम भी सीख चुके हैं और फोर्स भी, क्योंकि अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है ना, तो आपने ये एक्स्ट्रा बातें सीखी हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ पे रफ वर्क को, बाकी आप सभी यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए अभी यहाँ पर, ओके। फिर अपने चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 में, 6 हो गया, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 में चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7 में। तो नीट में बेटा ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 ये सिंपल सा क्वेश्चन है बस, कि फोर्स आपको कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, और एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास बताओ बॉडी का, ठीक है। तो आपको क्योंकि पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होती है, ठीक है। तो डेल्टा पी को मैं क्या लिखता हूँ, m डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्योंकि अभी मैंने देखा कि डेल्टा पी क्या था बताओ, m इंटू डेल्टा वी, ओके। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन भी क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अल्टीमेटली फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, m इंटू ए आ जाती है। और फोर्स आपको दिया है 10 न्यूटन, मास फाइंड करना है, एक्सीलरेशन दिया है 1, तो मास कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, पर बच्चों ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपने इसको करना था नीट के पी बाई क्यू की तरह। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने इसमें आप तो फॉर्मूले पे ध्यान दो कि जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है उसी को ही हम कन्वर्ट करके F इज इक्वल टू एम में, ये भी आपको थ्योरी में पहले सिखाया हुआ है। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7 को भी लिख लीजिए, ये भी नीट में आया हुआ है। अब अपने थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल नंबर 8 जो मिलेगा उसमें हम बेटा हल्का सा एक चेंज देखेंगे इसमें। न्यूमेरिकल नंबर 8 में देखो, इसमें क्या है, फिर आपको मास बताना है, पर फोर्स आपको देखो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। यानी फोर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने जो फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड बेटा क्या सिखाया था आपको, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर इन रूट, ये हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो प्लस 64, और fz कितना हो जाएगा बताइए, 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 200, यानी कि 10√2 न्यूटन, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स जो कि आपको वेक्टर फॉर्म में दिया था, पहले हमने उसका क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। और एक्सीलरेशन आपको गिवन ही है, तो मास बताना है, तो आगे वही हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना हो गया 10√2, मास आपको फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कितना हो गया 1, तो मास कितना हो जाएगा 10√2 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 में। न्यूमेरिकल नंबर 9 में चलेंगे। देखो ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है ये कन्वेयर बेल्ट का न्यूमेरिकल है। तो पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल नंबर 9 और 11 को करने, 9 और 10 को, इसमें रॉकेट आएगा, तो मैं आपको 9 और 10 को करने से पहले न्यूमेरिकल नंबर 8 आपने कर लिया। अब मैं आपको पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये न्यूमेरिकल आपके बिल्कुल इजी बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो पहले सीखो कि कैसे अपने यहाँ पे बात को सीखते हैं, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो बेटा क्या होता है रॉकेट, अब रॉकेट का चलना भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, न्यूटन के लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आप रॉकेट आपने चलता नहीं देखा, ठीक है, कोई बात नहीं है, बात को आप समझते हैं
कि रॉकेट ऊपर चलता है, मान लो दीपावली वाला रॉकेट तो आपने देखा ही होगा बेटा, है ना, उसमें पीछे आतिशबाजी जिसको चलती है, तो उसमें पीछे से क्या होती है, गैस निकलती है v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से गैस एग्जॉस्ट होती है, नीचे पीछे से गैस निकलती है। अब गैस की एक्शन पीछे होती है तो रिएक्शन किधर होगी, ऊपर होगी। तो जब आतिशबाजी में से या रॉकेट में से गैस तेजी से पीछे निकलती है तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है, हर एक्शन की रिएक्शन होती है, तो F अपवर्ड, ये अपवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बच्चों हमको तो यही पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है बताओ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। या हम इसको डी पी बाई डी टी भी लिख देते हैं, कई बार हम इसको डी पी बाई डी टी भी लिख देते हैं, वो एक ही बात है बेटा, टी लगा लो डेल्टा लगा लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत इशू रहता है कि बड़े चेंज के लिए डेल्टा, स्मॉल चेंज के लिए डीपी, पर यहाँ अभी आज की अपनी क्लास के अंदर जो अपने टॉपिक सीख रहे हैं इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, जब होगा आपको सिखाएंगे आगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं डी बाई डी टी को पढ़ा रहने दूं अलग और मोमेंटम को मैं लिख दूं एम वी, अब यहाँ पर बच्चों डिफरेंस क्या है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का सिंबल है, क्योंकि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार गैस निकलती रहती है पीछे, तो जो कांस्टेंट होता है उसको अपने बाहर ले लेते हैं, तो v क्या बन गया, डी एम बाई डी टी बन गया, है ना। अब v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ गैस, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड, ठीक है, इजेक्टेड वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गैस इजेक्ट होती है, एग्जॉस्ट होती है पीछे। और dm बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ गैस बर्न, dm बाई डी टी, रेट ऑफ गैस इजेक्टेड, रेट ऑफ गैस एग्जॉस्टेड, ठीक है, रेट ऑफ गैस एग्जॉस्टेड हो गई है, ठीक है, जितनी गैस इसमें से बाहर निकल रही है उसकी रेट है dm बाई डी टी, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या हो रहा है, मास में चेंज हो रहा है, क्योंकि गैस जैसे से बाहर निकल रही है जिस स्पीड से, तो रॉकेट का मास भी क्या होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, dm बाई डी टी, रेट ऑफ गैस लीकेज, ठीक है, रेट ऑफ गैस कंजप्शन ऐसे भी बने, या रेट ऑफ गैस एग्जॉस्टेड अपने कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। अब इसमें मैं देखो डिफरेंस इतना ही है, जो पहले जो आपको फॉर्मूले अभी सिखाए थे ना उसमें m कॉन्स्टेंट था, तो हम उसको m डी बाई डी टी कह के हम उसको F इज इक्वल टू एम ए लिख लेते थे। बस यहाँ पे क्या है डिफरेंस है, रॉकेट के केस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर बेटा मास जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि गैस निकलेगी तो मास कम होगा ना उसका, तो dm बाई डी टी मास के जो कम हो रहा है, डिक्रीजमेंट, रेट ऑफ डिक्रीजमेंट ऑफ मास है, ऐसे अपने कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था पहले का अपना पिछला। अब यहाँ हम m को बाहर लेते थे, यहाँ अपने v को बाहर लेना है। लेकिन एक बात बेटा और सीखनी है, कन्वेयर बेल्ट। अब बच्चों को एक बात मैं यहाँ पे और सिखाऊंगा कन्वेयर बेल्ट के बारे में, फिर अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट बेटा क्या होती है कि एक बेल्ट होती है ऐसे जो पुली के ऊपर ऐसे घूम रही होती है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये ऐसे टायर लगे हुए हैं दो, ठीक है, और ये टायर ऐसे घूमते हैं और इनके ऊपर एक बेल्ट ऐसे घूम रही है, ठीक है, यूं यूं घूम रही है, ठीक है, क्लियर। इसे बोलते हैं हम कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ केमिस्ट्री के अंदर कोई रोल होता है, अपने ज़्यादा नहीं इसमें देखना। अब इसके ऊपर सैंड गिर रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंड गिराई जा रही है, ठीक है। ये बेटा क्या होता है, मैग्नेटिक इंप्योरिटीज़ को अलग करने के काम आती है, क्योंकि सैंड होती है उसमें कुछ मैग्नेटिक इंप्योरिटीज़ होती हैं, जो मैग्नेट होता है वो लोहे की बेल्ट से चिपक जाता है, ठीक है। तो बेल्ट से चिपक जाएगा, बाकी जो सैंड होती है वो नीचे गिर जाती है, यहाँ से डस्ट नीचे गिर जाती है और जो मैग्नेट पार्टिकल होते हैं वो चिपक जाते हैं, इस काम ही आता है। वो आपको मैं बता रहा था जो बात, ये केमिस्ट्री की बात है, मैग्नेटिक इंप्योरिटीज़ को सेपरेट करने के काम आता है ये कन्वेयर बेल्ट। आपको बेटा क्या याद रखना है कि ये बेल्ट अगर v वेलोसिटी से चल रही है और सैंड को जो गिराया जाता है उसकी रेट कितनी है, रेट ऑफ सैंड फॉल dm बाई डी टी है, तो रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, जो मशीन को यानी इसको घुमाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v dm बाई डी टी। देखो v क्या है यहाँ, कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है, और dm बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ सैंड फॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्स रिक्वायर्ड रहता है। रॉकेट को तो क्या होता है, फोर्स गेन होता है, गैस पीछे जाती है तो फोर्स लगता है उसको, या ऊपर से सैंड आती है तो उसका मास तो बढ़ गया ना, तो उसको चलाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये फोर्स की वैल्यू होती है। पर हम याद ऐसे रख सकते हैं बच्चों कि इसके फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल दोनों के फॉर्मूले सेम रहते हैं, ठीक है। नोट कर लो, इसके नोट्स बना लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा है क्या बताओ, ये क्या है, कोई आपको अगर ये कहे कि रॉकेट का जैसे टॉपिक था इस पे क्वेश्चन पिछले कुछ 2-3 साल में आया, ऐसा कुछ नहीं है ये बेटा, आया हुआ कुछ नहीं होता। नीट ऐसे नहीं, नीट चाहता है कि न्यूटन के लॉ, क्योंकि ये आपका जो बात है ये किसके ऊपर बेस्ड है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बस हम उसको F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एम वी मोमेंटम है ना, एम वी तो रॉकेट, बस हो गया काम, ये खत्म बस, ठीक है। अब अपने रॉकेट के क्वेश्चन देखो, ये पिछले जो आए हैं,
ठीक है, वो कितने क्वेश्चन आए हैं पहले, रॉकेट के क्वेश्चन पहले बड़ा फेवरेट टॉपिक होता था रॉकेट, ये आजकल 1-2 साल में कम आया, लेकिन उससे मतलब नहीं है हमको रॉकेट हो कन्वेयर बेल्ट हो, हमको तो फॉर्मूला याद रखना है बस, हमारा शॉर्टकट इतना है। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया, आप क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे सटासट, देखते रहिए बस। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 9 देखो, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। जैसे ही आता है कन्वेयर बेल्ट का नाम, बच्चे कहते हैं हम लगाएंगे वी डी एम बाई डी टी। बच्चे क्या कहेंगे बताओ, हम लगाएंगे वी डी एम बाई डी टी। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन आपको सब समझ आता जाएगा इसके बाद। इसकी रेट कितनी है, कैपिटल एम, यानी डी एम बाई डी टी जो रेट ऑफ सैंड फॉल है उसका नाम आपको कैपिटल एम दे रखा है। यूनिट से पहचान करो, कैपिटल एम मास नहीं है बेटा, यहाँ कैपिटल एम किलोग्राम पर सेकेंड, तो ये डी एम बाई डी टी है कैपिटल एम। तो फोर्स आपको चाहिए, द फोर्स रिक्वायर्ड या फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, v dm बाई dt। ठीक है, v वेलोसिटी और dm बाई dt को कैपिटल m लिख रहा है, तो m इंटू वी न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा बस। तो कन्वेयर बेल्ट बेटा आपकी खत्म हो गई, कंसेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन तो ये गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 9 को नोट कर लो। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करो सबको, ताकि आपको पता रहेगा कि 25 साल में 30 साल के क्वेश्चन में कितने नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए नोट कीजिए। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 में चलते हैं। देखो न्यूमेरिकल नंबर 10, द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन। ठीक है, रॉकेट की बात आती है तो बेटा आप रॉकेट में आप क्या कहोगे बच्चों, बताओ। F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। वी कितना है बताओ, वेलोसिटी कितनी है रॉकेट की, 300 है। ठीक है, और फोर्स कितना है, यहाँ पे पहले लिख लो, वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड, फोर्स कितना है बताओ 210 न्यूटन। रेट ऑफ कंबशन ऑफ गैसेज, गैसेज का जो इजेक्शन होता है, कंबशन होता है, उसकी रेट कंबशन ऑफ फ्यूल आपको बताना है, डी एम बाई डी टी आपको बताना है। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, फोर्स की कितनी वैल्यू है 210, वेलोसिटी कितनी है 300, और डी एम बाई डी टी आपको फाइंड करना है। यूनिट में ही पता चल जाएगा, किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये कट के डी एम बाई डी टी इसके इक्वल आ जाएगा बताओ 21/30। तो ये आ जाएगा 7/10, यानी कि 0.7 किलोग्राम पर सेकंड। यूनिट ये हो जाएगी इसकी किलोग्राम पर सेकंड, क्योंकि ये डीएम बाई डी है। ठीक है बेटा, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 में। ठीक है, चलते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 11 के अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 11 करेंगे अब। देखो 11 नंबर बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या है कि 5000 किलोग्राम का रॉकेट है, उसको वर्टिकल फायर्ड करना है, वर्टिकल फायरिंग के लिए सेट किया गया है एक रॉकेट को। ठीक है, एग्जॉस्ट स्पीड कितनी है 800 मीटर पर सेकंड, यानी गैस की जो स्पीड है वो कितनी है 800 मीटर पर सेकंड है, और रॉकेट का जो मास है वो कितना है 5000 किलोग्राम है। तो गिव एन इनिशियली अपवर्ड एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसको एक्सीलरेशन बेटा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना है। अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड, यानी कि आपको डीएम बाई डी आपको बतानी है। ठीक है, और एक्सीलरेशन आपको कितना देना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना है। ठीक है, और जी कितना 10। आप एक बेटा बात बताओ, रॉकेट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगी ना, अब ऊपर की ओर 20 देना है, पर ग्रेविटी बताओ ये एक्सीलरेशन नीचे की ओर कितना होता है 10 होता है ना, तो ऊपर की ओर आपको 30 देना पड़ेगा। एक बार कॉमन सेंस बताओ, तो ऊपर की ओर 30, नीचे की ओर 10, तो 30 - 10 नेट कितना बच जाएगा, नेट ऊपर बच जाएगा ना 20। बात को समझे, तो आपको 20 देने के लिए रियल में तो 30 देना पड़ेगा, तभी 20 बचेगा रॉकेट के पास। तो रॉकेट को बेटा 20 का एक्सीलरेशन देना है आपको। ठीक है, ऊपर की ओर, पर जी नीचे भी तो लगता है ना। तो इसको करने के लिए बच्चे तो ये कहेंगे कि सर हमको तो चलो हम तो बच्चे हैं छोटे, आपने कहा था हमने रॉकेट आया वी डी एम बाई डी टी हमने लगा दिया। अब एफ बेटा फोर्स क्या होगा, उस रॉकेट को उठाना है ऊपर, और लिफ्ट को भी जब उठाते हैं तो याद करो लिफ्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था उठाना है ऊपर, तो एम जी प्लस ए इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी हो जाएगा। और रॉकेट का मास बेटा कितना है 5000 किलोग्राम है, जी कितना होता है 10, और एक्सीलरेशन आपको कितना देना है 20, वी कितना है एग्जॉस्ट गैसेज की स्पीड कितनी है 800। ठीक है, डी एम बाई डी टी आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो बेटा ये 20 + 10 या 10 + 20 30 ही तो बन रहा है ना, इज इक्वल टू 800 डी एम बाई डी टी। ये 30 ही तो बन रहा है ना बेटा, समझ में आई ना बात आपकी। ठीक है, 30 ही तो बन रहा है ना ये। ठीक है, 20+, पर आपको लिखना है ऐसे कि जब भी लिफ्ट या रॉकेट ऊपर जाते हैं तो नेट एक्सीलरेशन अगर आपको फाइंड करना हो तो उसको क्या लिया जाता है, ऊपर की ओर एक्सीलरेशन एम जी प्लस से लिया जाता है। ओके, तो इसमें 20 से ये 20 कट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15 × 3, अब 5 × 3 15, और ये 1500/8 इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप कट कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट कट करने के ऊपर ये आ जाएगा आपका
ठीक है, इसको कट कीजिए तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, पहले 1 पे जाएगा तो 7 और ये 18, यानी कि ये आ जाएगा आंसर इन दोनों में 187। एक बार ऐसे करो, कट करके देख लो, 4 और ये कितना आ गया 750, 4 का हाफ कितना होगा 2 और ये इसका हाफ कितना हो जाएगा 375, 375 का हाफ कर लो तो 150 और 187.5, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कट कर लेना इजीली, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, जो रफ वर्क किया उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या करना है, इसमें इसको कैलकुलेट कर लेना, dm/dt इज इक्वल टू 1500/8। ठीक है, किलोग्राम पर सेकंड इसकी यूनिट है इसी, तो कट करने पे आपका 187.5 आपका आ जाएगा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 12 में। देखो ये है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12। इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड। तो dm/dt आपको कितना दिया हुआ है बताओ, 1 किलोग्राम पर सेकेंड। दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकेंड। 100 किलोमीटर है ना बेटा, किलोमीटर के मैं 1000 कर देता हूँ मीटर पर सेकेंड में। ओके, दिस एग्जर्ट से फोर्स ऑन द रॉकेट इक्वल टू, तो फोर्स बताना है तो आप बच्चे कहेंगे कि जब भी आता है रॉकेट का नाम या कन्वेयर बेल्ट का नाम तो हम लगा लेते हैं v dm/dt लगा लेते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल भी आता है देखो नीट में। ठीक है, तो फोर्स आपको फाइंड करना है, व्हील वेलोसिटी आपको कितनी दी है 60 इंटू में 1000 और dm/dt 1 ही है तो 6 इंटू 10⁴ न्यूटन आ जाएगा। ये वाला आंसर आ जाएगा जिसमें 4 जीरो है आपके पास। ठीक है, क्लियर, 60,000 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका क्या था, एक सिंपल न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो बेटा नीट के अंदर क्या होता है, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्ट के ऊपर रिपीट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये PYQ की स्टडी करना जो अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेज हैं, इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन ईजी हो तो भी पता लगेगा भी कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला रिवाइज होता है। चलिए नेक्स्ट चलिए न्यूमेरिकल नंबर 13 के अंदर। इसमें क्या है, 600 किलोग्राम का एक रॉकेट है। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रॉकेट का मास दिया है 600 किलोग्राम। आप बच्चे कहेंगे सर हमने तो वो फॉर्मूला लगा लिया v dm/dt। फॉर्मूला क्या है बताओ, v dm/dt। और एग्जॉस्ट गैसेज की स्पीड कितनी है बताओ, वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट। देखो यहाँ पे रॉकेट के वेट को ओवरकम करने के लिए dm/dt आपको बताना है, dm/dt आपको बताना है। अब बेटा वेट को ओवरकम करना है ओनली। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वेट को बैलेंस करना है। क्वेश्चन के कहने का मतलब हुआ वेट को बैलेंस करने के लिए क्या है कि जैसे g नीचे लगता है ना 10, तो आप g ऊपर लगा दो 10। ठीक है, अभी आपने 30 लगाया था, ठीक है 30 लगाओगे तो 20 बचेगा 30 माइनस, पर आप 10 ऊपर लगाओगे 10 नीचे तो जीरो, नेट जीरो, मतलब वेट बैलेंस हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है बेटा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगाओ। इसने क्या पूछा था कि वेट को ओवरकम करना है, तो F की जो वैल्यू लेंगे आप वो mg लेंगे, यानी कि जो फोर्स आपको लगाना है वो वेट के इक्वल लगाना है, वेट से ज्यादा नहीं लगाना है, mg+a नहीं लगाना है, mg लगाना है। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, कि वेट को ओवरकम करने का मतलब वेट के इक्वल लेना है फोर्स आपको। ओके, और m की वैल्यू कितनी है 600, g की वैल्यू कितनी है 10 है, वेलोसिटी आपको दी हुई है 1000 और dm/dt आपको फाइंड ही करना है। ठीक है, तो 30 से 30 कट गई, तो dm/dt किसके इक्वल आ जाएगा बताओ 6, आगे यूनिट तो है ही किलोग्राम पर सेकंड, ही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल नंबर 13। ठीक है, तो आपने 13 में क्या देखा बेटा, वेट को ओवरकम करना है, बेटा वेट के इक्वल लगाना है। और उससे पहले आपने क्या देखा था कि 20 का एक्सीलरेशन देना है, जिसके लिए आपको mg+a, तो ध्यान रखें कब mg+a लेना है और कब आपको mg लेना है। ठीक है, कब आपको mg+a लेना है रॉकेट के लिए और कब आपको mg लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ये है सब न्यूटन्स लॉ की खेल ही है सब। ठीक है, कर लें नोट इसको। चलिए अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 में। न्यूमेरिकल नंबर 14 ये नीट में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। देखो क्या है, एक सैटेलाइट है इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट ए रेट ऑफ dm/dt। एक आपके पास मान लो प्लैनेट है, एक आपके पास एक सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट है, ठीक है ओके। तो सैटेलाइट जैसे चलता है, रॉकेट ही हो गया एक तरह का, उसके पीछे से डस्ट निकलती है या रॉकेट के पीछे से फ्यूल निकलता है, गैस निकलती है, सेम बात हो गई बेटा, है ना। तो जब भी आपको इसका नाम आता है कि dm/dt का, तो बच्चे कहेंगे कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, v dm/dt। ठीक है, आपको एक बात बता रहा हूँ बेटा, ये फोर्स माइनस का होता है यहाँ पे। ये क्यों, क्योंकि गैस पीछे निकलती है, वेलोसिटी गैस की ये जो वेलोसिटी है ना, ये इससे फोर्स अपोजिट लगता है, क्योंकि आप फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब गैस की वेलोसिटी पीछे होगी तो फोर्स आगे लगेगा, अपर। ठीक है, जिधर गैस निकलेगी उससे अपोजिट लगेगा, तो अपोजिट को माइनस साइन बताता है। तो अगर माइनस की बात पूछी हो तो बता सकते हैं। इसने एक्सीलरेशन पूछा है और dm/dt
dm/dt की वैल्यू इसने दी है जो अल्फा v दे रखी है। तो आप क्या करो, पहले तो फोर्स को लिखो, यहाँ पे कैपिटल M इसका मास है, ठीक है, वेयर कैपिटल M इज मास एंड v इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू माइनस v और dm/dt, इसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू में v, dm/dt ये क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इंटू में v। तो एक्सीलरेशन बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई कैपिटल M, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई कैपिटल M, ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस अल्फा v स्क्वायर बाई कैपिटल M आ जाएगा एक्सीलरेशन का आंसर। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि रॉकेट के ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं। और सबसे पहले आपने बॉल देखी थी, तो बॉल का एंगल जो बेटा क्या होता है, वॉल के साथ नहीं लेना, स्ट्राइकिंग ऑफ बॉल विद वॉल, ये हमारा पहले का टॉपिक था, इसके मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी सिखा दिए। एंगल किसके साथ लेना था, हमेशा नॉर्मल के साथ। क्या क्या फाइंड करना होता है, फोर्स और इंपल्स। रॉकेट का केस भी किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूटन लॉ के ऊपर। कौन सा न्यूटन लॉ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ किस काम आता है, एक्शन रिएक्शन के काम आता है, ठीक है। गैस पीछे निकलती है, एक्शन तो रिएक्शन उसकी आगे होती है, इसलिए साइन अपने क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो, बस इसको नोट्स बना लेना और एक बार रिवाइज और कर लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। जल्दी ही अपने मिलते हैं, नोट कर लो इसको पूरे को, और जल्दी ही अपने मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर अच्छा चैप्टर है, इसके ऊपर अपने और नीट के पेंडिंग जो PYQ है, पूरे सभी PYQ अपने इसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।